महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुए। इन विधानसभा सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट। मीरापुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये गठबंधन में भाजपा और रालोद गठबंधन में रालोद के खाते में गई है। उपचुनाव यहाँ इसलिए हो रहा है कि रालोद के जो विधायक थे चंदन चौहान, वो लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए और अब वहाँ विधानसभा उपचुनाव हुआ। आज वोटिंग लगभग खत्म हुई है कुछ देर पहले। बड़ा जोरदार मुकाबला है, तमाम बड़े नेता आए चुनाव में, तमाम जद्दोजहद रही। ऐसे में 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। श्री राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी लंबे समय तक पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता में रहे और कुछ समय से वो निजी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप राणा जी कई बड़े संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं और खास बात इन दोनों पत्रकार साथियों की ये है कि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्राउंड पे मीरापुर में रिपोर्टिंग करते रहे हैं और आज भी सीधे हमारे पास न्यूज रूम में आए हैं, तो मीरापुर विधानसभा का जो चुनाव की वोटिंग है उसे कवर करते हुए आए हैं। तो ऐसे में मेरा, चूंकि हम इसे एग्जिट पोल माने राणा जी और शर्मा जी, कि जनता जानना चाहेगी कि चुनाव के बाद की स्थिति कैसी रही, तो आपसे पहला सवाल राजेश शर्मा जी है कि आपको क्या लग रहा है कि मीरापुर का चुनावी मैदान कौन मारेगा? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत दर्शकों को नमस्कार। आज जो चुनाव हुआ है, दरअसल मीरापुर का जो चुनाव है बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव रहा और हम पिछले लगभग 3 सप्ताह से लगातार हम वाच कर रहे हैं। मैं एक बार बता दूं दर्शकों को कि यहाँ समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा प्रत्याशी थी और आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ जाहिद हसन प्रत्याशी थे। बीएसपी से यहाँ शाहनजर प्रत्याशी थे और एआईएमआई से यहाँ अरशद राणा, मतलब ये 4 प्रत्याशी, और आरएलडी से मिथिलेश पाल। इसके अलावा भी लगभग 12 प्रत्याशी यहाँ थे। लेकिन जो टोटल आज चुनाव हुआ, लगातार मुशक्कत रही पिछले लगभग 3 सप्ताह से। तमाम पॉलिटिकल लोग यहाँ डेरा जमाए हुए थे। मुझे लगा कि इस बार सबसे मैं देख रहा हूँ लगातार कि जब जब चुनाव होता है तो लास्ट के दिन जो बड़े पॉलिटिकल लोग होते हैं, लास्ट के दिन वो सारे एक साथ नहीं आते। मतलब ऐसा होता है कि कोई सेकंड लास्ट आ गया, कोई पहले आ गया। इस बार एकदम अजीब स्थिति ये थी मीरापुर की, और मीरापुर इसलिए हॉट भी हो गया था। हम लगातार बात करते थे कि यूँ तो वेस्ट यूपी में 4 विधानसभा सीट पर चुनाव है, इधर कुंदरकी है, इधर खैर है, अलीगढ़ की, गाजियाबाद में गाजियाबाद शहर है और मुजफ्फरनगर में ये मीरापुर सीट है। लेकिन ये इसलिए हॉट थी कि ऐसा क्या था कि अंतिम दिन, जिस दिन प्रचार का लास्ट दिन था, उस दिन तमाम पॉलिटिकल लीडर थे। यहाँ अखिलेश यादव जी भी उस दिन रोड शो निकाला। वो अलग बात है कि वो निर्धारित समय से, मौसम की वजह से समय पर नहीं आ पाए। दूसरी ओर एआईएमएस असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब यहाँ उस दिन थे, उन्होंने बड़ी रैली की। तीसरे एएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी यहाँ अपना पूरा बूथ सम्मेलन किया। उन्होंने गुजर सम्मेलन भी किया। उसके बाद में मीरापुर कस्बे में उन्होंने डोर टू डोर जाके प्रचार किया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मिथिलेश पाल की, तो जयंत चौधरी, क्योंकि आरएलडी प्रमुख यहाँ पहले भी एक दिन में 4 रैली करके जाते हैं, उसके बाद फिर बीच में मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी रैली करते हैं और लास्ट दिन, जिस दिन प्रचार का अंतिम दिन था, उस दिन वो बहुत मुफीद तरीके से एकदम बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हैं और जो 9 गांव निर्धारित हुए थे प्रचार के, वहाँ रोड शो करते हैं और वो उनके चेहरे से लग भी रहा था कि वो बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। तो हालांकि एक साथ जब 3 बड़े नेता आ रहे हैं और पहले से जयंत चौधरी वहाँ सभा कर चुके, उस दिन उन्हें आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय पहले होगी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लग रहा था कि अभी तक अब से लगभग 8 दिन पहले कि चुनाव इस तरह होगा। अभी तक हम इसलिए, मतलब जैसे यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ बार बार करते हैं कि भाई यहाँ अति पिछड़ा है, इधर सामान्य वर्ग है, इधर SC ST है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस बार ये लगा कि वहाँ भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही चुनाव है, वहाँ भी अगड़े पिछड़े की बात है। लेकिन ऐसा लगा पिछले 2 दिन में, हमने 2 दिन में लगा कि एक बार तो लगा कि चुनाव 2 कम्युनिटी के बीच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी आज चुनाव था, हम लोग थे मीरापुर। आज चुनाव में सुबह 10:30 बजे तक हमें ऐसा नहीं कहीं लगा कि चुनाव 2 कम्युनिटी के बीच हो रहा है। चुनाव बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे पहले से प्रचार हो रहा था, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का जो अपना कैडर है, वहाँ सब जो भी उनका कैडर इसमें है, शर्मा जी वो विश्लेषण हम करेंगे उस पर, लेकिन अभी जो दर्शक जुड़े हैं वो पहले, उनकी सबसे पहले उत्सुकता ये जानने में है कि आखिर चुनाव किस तरफ जाएगा और मुकाबला प्रमुख किन के बीच में होगा। आज ऐसा लगा कि यहाँ टोटल मुजफ्फरनगर मीरापुर में लगभग 58% मतदान हुआ है जी। और 58% में जो बड़ा वोट गया है, वो हमें लगता है
मतलब लगता क्या हो गया है वो मिथिलेश पाल की तरफ गया है। जी। और सेकंड नंबर पे यहाँ जो टकराव है वो आजाद समाज पार्टी और सपा के बीच में है। ऐसा मेरा अपना एनालिसिस है। मतलब अभी आपका मानना ये है कि अगर हम इसको एग्जिट पोल मान लें कि आरएलडी के लिए सीट जीत सकती है आरएलडी, जी जी पर अभी ये तय करना थोड़ा मुश्किल है कि दूसरे नंबर समाजवादी पार्टी आएगी या आजाद समाज हाँ, पार्टी। उन दोनों में मुकाबला है जी। फिलहाल, पर यह है कि विनर के रूप में यहाँ आरएलडी राणा जी, आपसे कट शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि विश्लेषण करेंगे इस पे कि आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला आरएलडी के लिए जितना ही मुफीद है जितना राजेश शर्मा जी कह रहे हैं, और एक्चुअली ये जो दूसरे नंबर की लड़ाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। कुछ नेताओं से बात हुई, हमारी आपसे भी कई बार डिस्कशन हुए कि चुनाव कहीं ना कहीं अभी से 27 के चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है, अभी से समीकरण 27 के चुनाव के हिसाब से सेट किए जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? अगर आपके हिसाब से भी आरएलडी पहले नंबर पे हो तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, थोड़ा सा तो मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि ये सीट हॉट सीट बन गई। दरअसल यूपी में तो 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट का था। और इस सीट की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, जो राजेश शर्मा जी कह रहे थे कि 4 बड़े नेता चारों दलों के, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, जो भी आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, चारों नेता चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मीरापुर आते हैं। हाँ, आमतौर बाकी पर सीटों पे नहीं ऐसा जाते। ऐसा कम होता है हाँ, कि एक दिन सारे नेता हो और फिर वो नेता आखिरी दिन के लिए किस सीट को चुने। देखिए, बिल्कुल। इसमें और महत्वपूर्ण है वो कि 9 सीटों जो पे बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी, की तो चलो कि कह सकते हैं कि भाई उनके हिस्से की एक ही सीट है, लेकिन ओवैसी महाराष्ट्र से लेके और तमाम जगह चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी कई और सीटों पर कैंडिडेट उतारे हुए हैं। तो ऐसे में सबका एक साथ ये चुनना कि हम 18 में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन ये मीरापुर अहमियत होंगे, को ये दिखाता है। मीरापुर की अहमियत को दिखाता है। मीरापुर कितना अहम सीट है इससे ये पता चलता है। और जयंत चौधरी के लिए भी केवल मीरापुर फोकस नहीं थी, खैर भी थी उनके लिए। उनकी साख उतनी दांव पे खैर को लेके भी है, जी। अगर बीजेपी विन नहीं करती वहां पे। हाँ, कुंदर की भी उनके असर में आती है, असर में। क्योंकि मुरादाबाद जिले की जी, सीट है। जी, जी। तो आखिरी दिन चारों दलों के बड़े नेता इसी सीट को चुनते हैं, दिन भर यहीं रहते हैं, पूरा दिन यहीं पे कंज्यूम करते हैं, बाकी किसी सीट पे नहीं जाते। तो ये बहुत अहमियत है इसकी। और रहा सवाल ये कि आपने पूछा कि क्या आरएलडी कंफर्टेबल जोन में है यहाँ पे, और दूसरे नंबर की लड़ाई किसके बीच में है, दूसरे पे कौन रह सकता है। तो निश्चित तौर पे आरएलडी यहाँ आज वोटिंग के बाद कंफर्ट जोन में दिखी, क्योंकि इलेक्शन हम पिछले 20 दिन से ग्राउंड पे हैं, गांवों में घूमे हैं, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के बीच, महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच, एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी अलग अलग लोगों के बीच हमने इंटरेक्शन किया। तो फाइनली क्या था कि लोग पूरे इलेक्शन के दौरान महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे। वो सवाल कर रहे थे कि मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण नहीं हुआ, दूसरा टेन्योर मिला है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो इसका क्षमता विस्तारीकरण नहीं कर पाए। गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, लेकिन मोरना के विस्तारण की बात सच चली है पिछले दिनों। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी। मंच से कहा, जी, और जी। खुद जयंत चौधरी ने कहा कि जी। यहाँ के जो एमपी हैं, जिनके जो विधायक थे मोरना के, मीरापुर के, जिनके इस्तीफे से सीट खाली हुई, वो अब एमपी हो गए बिजनौर के। तो उन्होंने कहा कि चंदन चौहान मेरे से बार बार किसी बच्चे की तरह शिकायत करते थे, लड़ते थे कि मिल का क्षमता विस्तारीकरण कराइए। तो वो प्रोसेस में है, फाइनली नहीं हुआ। उस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल भी उठाए बड़े, और खुद मुख्यमंत्री कह के गए कि छपरोली से हमने मिलों का विस्तारीकरण शुरू कर दिया है। जी। तो ये इश्यूज पूरे, जैसे इस पूरे मीरापुर में ये 130-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है देश की राजधानी दिल्ली से। कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जिसमें कैंसर का इलाज हो सकता हो, दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता हो। गांव-गांव कैंसर के मरीज हैं यहाँ। काली नदी मर गई। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ राणा जी, लेकिन मुद्दे अब वोट पड़ गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे जो मुद्दे हैं, ये वोटिंग के वक्त पीछे चले गए। जी। जब हम आज ग्राउंड पे वोट करते हुए लोगों को देख रहे थे, तो सुबह का सूरज जब उगता है और उसके साथ वोटिंग शुरू होता है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक खबर आनी शुरू हो जाती है कि पुलिस के साथ टकराव होना शुरू हो गया है, और ये एलिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं कि साहब वोट डालने से लोगों को रोका जा रहा है। फिर बात आगे बढ़ती है तो ककरौली का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक
थानेदार जो है वो पिस्टल लहरा रहे हैं कुछ महिलाओं के ऊपर, तो वो बहुत वायरल होता है और बाद में अखिलेश यादव इसको ट्वीट भी करते हैं कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वोटरों को धमका रहे हैं। इस तरह की खबरें 2-3 गांवों से आना शुरू लेकिन होती इसका हैं। एक दूसरा पहलू ये भी तो ये बात भी था कि पुलिस पे भी पथराव हुआ, पुलिस के साथ भी बदसलूकी, पुलिस के तर्क हाँ, ये है, पुलिस पुलिस की तरफ का- से जो तर्क आ रहा है वो ये है। पुलिस का तर्क ये है, वहां एसएसपी ने ये कहा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पिस्टल लहरा रहे हैं वो अधूरा है, जी उसको काट के वायरल किया गया है। जी। पूरा फुटेज ये है कि उसमें पहले भीड़ ने हम्म। रिएक्शन किया और उसको कंट्रोल करने के लिए जी। थानेदार ने ये किया। खैर वो जांच का विषय जी, है, वो जी। डिफरेंट चीजें हैं। जी लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है और गांव देहात की सीट है तो वोटर थोड़ा लेट भी निकलते हैं। जैसे जो किसान जातियां हैं वो सुबह का काम निपटा के आती हैं और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था वहां पे। और धीरे धीरे 10-11 बजे तक लाइन दिखने लगती है, भीड़ दिखने लगती है और फाइनली वोटिंग परसेंटेज 57 के अबव चला जाता है, जो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज है उपचुनाव के लिहाज से। तो सवाल ये है कि जब हम वोटिंग के दौरान लोगों से बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि ये जो सारे सवाल हैं जिन पे मैं अभी बात कर रहा था वो पीछे चले गए, वो पीछे छूट गए। लोगों ने कहा कि साहब सिक्योरिटी बड़ा इशू है, योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा कि गुंडों का राम नाम सत्य हो गया, हमें बड़ी राहत मिली। यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो आखिरी वक्त में लोगों के दिमाग में हावी हो गया जबरदस्त ढंग से। और खास तौर पे जब ये खबरें आई कि टकराव हो रहा है, कुछ गांवों में भिड़ंत हो रही है, पथराव हो रहा है, जब ऐसी खबरें आनी हुई सोशल मीडिया के थ्रू तो ये सेंटीमेंट और हावी हो गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आरएलडी के फेवर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। हाँ, जैसे हालांकि अभी आपने वो सवाल अधूरा रखा है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, लेकिन एक सवाल ये भी चल रहा था कि आरएलडी में जिस तरह से शुरुआत में बात चली कि मिथिलेश पाल को भाजपा से लाया गया, आरएलडी का कोर वोटर, कोर कैडर नाराज है, कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावनाएं जताई जाती है कि भितरघात ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, आरएलडी का कोर वोटर वोट देने ही ना निकले। तो ऐसी चीजें आपका कहना है कि धीरे धीरे वक्त के साथ जब लगा कि थोड़ा चुनाव का माहौल गर्माया डाइल्यूट होती तो चली। वो डाइल्यूट हो चलेगी और वोटर वोट देने निकलता चला गया। एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा, हमने कुछ महिलाओं से बात की, कुछ लोगों के बीच बैठे हुए हम बात कर रहे थे कि अचानक महिलाओं की एक टोली निकलती है और सिर्फ एक उसमें उस गांव की बेटी थी, बाकी सब महिलाएं घूंघट में थी और 40 साल की उम्र से ऊपर थी। जी हमने उनको रोक लिया और हमने पूछा आप घूंघट में क्यों जा रही हैं? जी तो उन्होंने कहा ये तो प्रथा है हमारी, हम इसको हमने कहा समाज बदल रहा है तो आप भी बदलिए, जी और नई उम्र की लड़कियां बदल रही हैं वो नहीं करती पर्दा, तो उन्होंने कहा हम नहीं बदल रहे हैं, समाज भले ही बदल रहा हो। मैंने उनसे पूछा कि प्रत्याशी कौन है, जी किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जी तो उन्होंने कहा प्रत्याशी तो जयंत चौधरी हैं। तो हमने कहा क्या वही चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? जी। बोले हाँ वही लड़ रहे हैं जी। तो मैंने कहा नहीं, वो तो प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी तो मिथिलेश पाल है यहाँ से। जी तो उन्होंने कहा हमें तो जयंत चौधरी का चेहरा दिखता है। जी तो मैंने कहा गन्ने का भाव नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है ठीक से, दूसरे तरह की समस्याएं हैं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, हमें फिलहाल जयंत चौधरी का चेहरा दिख रहा है। जाट आबादी वाला गांव था ये। जी तो इस तरह से हुआ क्या कि इलेक्शन के वक्त में तो लोग अपना दुख दर्द पूछने पे बयान कर रहे थे, बता रहे थे, लेकिन जब आज हमने पूछा तो उन्होंने कहा इन पे बाद में बात कर लेंगे, आज चुनाव है। नहीं, लेकिन दो बात तो हम कहेंगे अगर आरएलडी भाजपा गठबंधन की बात करें, जो आप ही ने स्वीकारी है तमाम मुद्दों के बीच की लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों ने माना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है, लोगों ने वोट किया लॉ एंड ऑर्डर पे। और दूसरा जयंत, तो यानी जो गठबंधन है भाजपा का वो इसी दम पे तो गठबंधन है निश्चित। कि जयंत चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, पश्चिम के बड़े नेता हैं, जाट बिरादरी के बड़े नेता, हालांकि सभी वर्गों के नेता हैं लेकिन जाट बिरादरी के नेता, और प्लस भाजपा का जो भाजपा सरकार का जो कहना है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर योगी जी लगातार जब भी मेरठ से आसपास जिलों में आते हैं, रैली करते हैं, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के बिना कोई बात अछूती रहती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो यानी कि गठबंधन तो फिर उस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ा, जो बीच में सवाल उठ रहे थे कि शायद ढंग से ना हो, दोनों के बीच में कोई कह रहा था उनके कैंडिडेट हैं, कोई कह रहा था उनके कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है चुनाव के अंतिम आते आते भाजपा रालोद एक मंच पे दोनों तरफ से दिखाई दिया निश्चित तौर पे। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि लोगों को जयंत चौधरी जी ने 4 तो जनसभाएं की एक ही दिन में, फिर एक जनसभा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करते हैं और 18 तारीख में रोड शो निकालते हैं 10 गांवों में, तो तब भी वो भाषण देते हैं। जयंत चौधरी जी का भाषण हमने जितने भी लोगों से बात की उसका जिक्र नहीं किया लोगों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा वाले फैक्टर का भाषण का जिक्र किया कि साहब मुख्यमंत्री कह के गए थे कि बटोगे तो कटोगे।
तो यानी पटना कि नहीं है, वो उनके जहन में ये एक ऐसा बयान है राणा जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में, मैं महाराष्ट्र चुनाव करके अभी कवर करके लौटा हूँ, वहां भी इस चुनाव नारे का जिक्र है, अलग अलग ढंग से इसको नरेट भी किया जा रहा है। तो इसको लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से देखा, आपका ऐसा कहना, और कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तौर पे भी, जो खासतौर से पश्चिम में एक बड़ा मुद्दा हर बार रहता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसमें भी कुछ ना कुछ काम किया, आपका मानना है ऐसा? जी निश्चित तौर पे। और इसमें जो आप पूछ रहे थे कि दूसरे नंबर की लड़ाई किसके बीच हाँ, में है, मुझे दूसरे लगता है अब तीसरे की। उत्सुकता थोड़ी देर में दर्शकों की बढ़ गई होगी कि दूसरे नंबर की लड़ाई किसके बीच में होगी। राणा जी, जैसे मैं कह रहा था कि अभी तक शर्मा जी के एग्जिट पोल के बाद आपका पोल बचा हुआ, और शायद लोग अब उत्सुकता में होंगे, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि आरएलडी के लिए कंफर्टेबल विन है, पर एक्चुअली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है, खासतौर से बात हो रही है, ये 27 की लड़ाई भी है। चंद्रशेखर पिछले कुछ समय से लगातार बहुत मजबूत होके उभरे हैं, दलितों में भी प्लस मुस्लिमों में भी, और वहीं सपा का पूरा स्टेक ही मुस्लिम वोटरों पे, और बसपा का दलित जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, उनके बसपा के नेताओं को भी चिंता हो सकती है अगर वो चंद्रशेखर की तरफ जाता तो। ऐसे में इस चुनाव से एटलीस्ट एक धार तो ये तय हो जाएगी कि अगर दूसरे नंबर पे जो आएगा वो तीसरे पे आरोप लगाएगा इसने मैं हरवा दिया, या दूसरे वाला ये कह सकता है, तीसरे वाला ये कह सकता है, अगर खासतौर से अगर चंद्रशेखर तीसरे नंबर की तरफ जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं अगर मुस्लिम वोट सारे मेरी तरफ आ गए होते तो वो तो जीत ही जाते संभवतः, कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां मजबूत है। वहीं सपा भी ये दावा कर सकती है कि अगर मुस्लिमों का बंटवारा ना हुआ होता उस ढंग से तो वो जीतने की स्थिति में या और मजबूत मुकाबले में होते। तो आपको अभी क्या लग रहा है कि दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई किसके बीच होगी, अगर हम ये मान लें कि जीत आरएलडी ही रही है? हाँ, वो निश्चित तौर पे ये जो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है, ये बहुत अहम है जी। और इसके बड़े मायने निकलेंगे यहाँ से। अगर दूसरे नंबर पे चंद्रशेखर की पार्ट, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन रहने वाला है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन मैं इसके पहले इसके प्रभाव पे बात करना चाहता हूँ। अगर दूसरे नंबर पे चंद्रशेखर की पार्टी रह जाती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और वो एक मजबूत नेता के तौर पे उभरेंगे इधर, और ये लगेगा कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे कादिर राणा रहते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि अभी जो मुस्लिम वोटरों का रुख है वो मजबूती से, दमदारी से अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है, और चंद्रशेखर सिर्फ दलित वोटों पे सिमटे हैं। तो जो आप सवाल कह रहे हैं उसका जवाब वहां से निकलेगा कि दोनों में से एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाएंगे वो ये एलिगेशंस चंद्रशेखर लगाने की हैसियत में होंगे, या ये एलिगेशन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके प्रत्याशी लगाने की हैसियत में होंगे। ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर की पार्टी ने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा है। 19% दलित वोट यहाँ पे है, 38% यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट है, 38% मुस्लिम है, 19% यहाँ पे दलित है और 5% फॉरवर्ड कास्ट है। इस 19% दलित में से मेरा अनुमान ये है कि मोर देन 17% कंसोलिडेट हुआ चंद्रशेखर के पास। 17 17%। अच्छा 17%, ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ 19 में से 17%, हाँ, 19 यानी कि ये 80% से ऊपर बैठेगा। हाँ, 80 नंबर निश्चित पर। तौर पे। क्योंकि आज भी हम दलितों के बीच में बात कर रहे थे बैठ के, तो उनके बुजुर्गों तक ने चंद्रशेखर को पसंद किया और उनको वोट दिए, और बहन जी और या उनका कोई परिवार का सदस्य आकाश आनंद वगैरह या कोई बसपा का बड़ा नेता इस पूरे चुनाव में नहीं आया। ये आश्चर्यजनक बात हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। जब आप आखिरी दिन की बात कर रहे थे, आखिरी दिन दिग्गज आया, तो मेरे मन में सवाल था क्या बसपा से भी कोई दिग्गज नेता वहां मौजूद था? कोई नहीं, पूरे चुनाव नहीं। क्या आपकी Even- बसपा के कुछ नेताओं से बात हुई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है? हमने उनके कुछ शीर्ष नेताओं से एक हफ्ते पहले बात की थी, जब ये प्रोग्राम आने शुरू हो गए थे कि मुख्यमंत्री आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे, जयंत चौधरी जी आएंगे, तो तब हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा बहन जी ने मना कर दिया है कि हम और आकाश आनंद उपचुनाव में कहीं भी सभाएं नहीं करेंगे। आमतौर पे बसपा उपचुनाव लड़ती भी नहीं है, भी हालांकि इस बार उपचुनाव लड़के जरूर उन्होंने निश्चित एक नई कोशिश की है मुझे उपचुनाव लगता है में। कि वो तो सिर्फ इस वजह से लड़े उपचुनाव कि चंद्रशेखर की तरफ उनका वोट बैंक शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया कि खास तौर से मीरापुर हो गया, वो कोशिश फेल हो गई उनकी। जी। तो अब ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। जैसे नगीना में जमानत जब्त हो गई थी बीएसपी के कैंडिडेट की, जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी उनकी जमानत खतरे में है। बसपा आसान नहीं होगा बसपा के लिए यहाँ भी जमानत बचा ले जाना। और
रही बात अब मुस्लिम वोटों में डिवीजन की, जैसे चंद्रशेखर ने सेंध लगाई थोड़ा थोड़ा, भले ही थोड़ा काटा, गुजर बिरादरी में जाके सम्मेलन करते हैं, कई गुजर नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं, जाट सम्मेलन करते हैं, सिख जाटों के बीच में जाके सम्मेलन करते हैं, अलग अलग कास्ट का गुलदस्ता इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक बीच में राणा जी ये कहना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात जो लोकल स्थानीय राजनीति करने वाले नेता हैं उनको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि चंद्रशेखर आने वाले समय में एक ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कि अलग अलग जिलों के अलग अलग सभी वर्गों के बड़े नेता, कुछ नेता या जो नए नेता हैं वो चंद्रशेखर साथ जुड़ते जा रहे हैं इसलिए, और इसलिए जो आप अलग अलग बिरादरियों में, गुजर बिरादरी में, उस बिरादरी में सम्मेलन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो नेता ये सम्मेलन करा रहे हैं जिससे कि वो अभी से कनेक्शन दिखा सके कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं, और कहीं से अगर उनको आने वाले चुनाव में 2027 में मौका मिले तो वो कैंडिडेट हो। बड़ा दांव ये खेल दिया चंद्रशेखर ने कि पूरे चुनावी भाषण में उन्होंने ये कहा कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते, और आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधानों के चुनाव होंगे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के और मेयर के चुनाव होंगे, और हम कल दूसरे लोगों को मौका देंगे। यानी वो ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे पास जो दलित वोट बैंक है मैं उसको आपको शिफ्ट कराने की हैसियत में हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ो, और वो निश्चित तौर पे ये एक्सपेरिमेंट आने वाले चुनावों में करेंगे। लेकिन एक वो सवाल अब राणा जी आपने बहुत मुझे लगता है कि दर्शकों की बेचैनी बहुत, दूसरे नंबर की बात आपने जिक्र नहीं करी कि आपकी नजर में दूसरे हाँ, नंबर पर निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज 10 बजे के बाद जैसे पल्स बदला इलेक्शन का तेजी से, तो मुझे लगता है एक बड़ा हिस्सा, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाए और ककरौली का जब पिस्टल लहराया, तो उसके बाद पूरे इलाके में एक सेंटीमेंट जो है वो हावी हो गया, और लोगों को लगा कि जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा है वो मुस्लिम्स की तरफ भी चल गया। उनको लगा कि अब कादिर राणा के पास कंसोलिडेट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक तो कादिर राणा स्थानीय नेता, तीन विधायक उनके परिवार में रहते हैं, शाहनवाज, नूर सलीम और खुद कादिर राणा विधायक सांसद रहे, आर्थिक तौर पे बहुत सक्षम परिवार है, तो उनको ये जाता है, उनको ये मैसेज लगा कि कंपैरेटिवली जो कैंडिडेट्स का प्रोफाइल है वो कंपेयर करें चंद्रशेखर के कैंडिडेट का या बीएसपी के कैंडिडेट का या ओवैसी के कैंडिडेट का कादिर फैमिली से, तो वो जमीन आसमान का अंतर है, फाइनेंसेस में, राजनीतिक प्रभाव में भी लगातार तो लंबे समय इसका असर मुस्लिम वोटर्स में गया। उनको लगा कि डट के खड़े हो जाएं कादिर राणा के साथ तो ज्यादा बेहतर है, वो डिफेंड कर सकते हैं, वो आके आक्रामक तरीके से बोल सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों का वो कादिर राणा के पास कंसोलिडेट हो गया, सुम्बुल राणा के कितना पास। प्रतिशत आप जैसे आपने भी दलितों का तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 से 15% वोट बैंक ऐसा है मुस्लिम्स का जो शिफ्ट हो गया चंद्रशेखर और ओवैसी के पास। ओवैसी के कैंडिडेट सबसे कमजोर स्थिति में है यहाँ, हालांकि उनकी रैली सबसे दमदार हुई थी। हाँ, मैं इस पे थोड़ा आप थे उस रैली में? हाँ, हम मौजूद थे, हम चारों कार्यक्रमों में गए। मैंने वो रैली सुनी थी, और मैं इत्तेफाक से जब वो रैली सुन रहा था तो महाराष्ट्र में जिस जगह था वो ओवैसी के कैंडिडेट थे, वहां भी चर्चा थी कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की खासतौर से सीटों पर ओवैसी फैक्टर क्या काम करे। तो और हैदराबाद में मैं गया हूँ और उस हिसाब से मिला भी, उनसे बात की। ये जो एक ठप्पा है ओवैसी जी पे जिसका वो सफाई हर जगह देते हैं कि वो भाजपा की तरफ के मतलब वोट कटवा है, बेसिकली भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं, पर लोग कहते हैं वोट काटने के लिए। तो ओवैसी ने उस पर यहाँ के प्रहार किया था। हाँ, उन्होंने कहा, ये उन्होंने मंच से कहा कि हर बार मुसलमानों को ये डर दिखाया जाता है, अखिलेश यादव ये डर दिखाते हैं कि भाई अगर ओवैसी को वोट दे दिया तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा मुसलमान अगर इसी डर में जिंदा रहेंगे तो अपनी पार्टी, अपनी क़यादत कैसे खड़ी करेंगे, इसलिए दूसरों की दरी बिछाते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए जरूरी है, ये सरकार बनाने या गिराने का चुनाव नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लीडरशिप खड़ी करें और आप हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत असर इसका आपको चुनाव में जमीन पे इसका असर नहीं दिखा। आज वोटिंग के वक्त में इसका असर बहुत नहीं दिखा। और वो हालांकि ककरौली में जहां ये हुआ वहां उनके नेता एक्टिव थे, उनके जिला अध्यक्ष भी थे वहां पे उनकी पार्टी के, और वहां उनका एक बड़ा गुट भी है। आप देखिए ककरौली गांव में ही वहीं हेलीपैड बना था अखिलेश यादव जी का, वहीं जनसभा हुई थी उनकी पार्टी की, और वहीं से 300-400 मीटर की दूरी पे ओवैसी साहब की जनसभा हुई थी, और भीड़ अखिलेश यादव की रैली से, जनसभा से ज्यादा थी ओवैसी साहब की सभा में। लेकिन आज वोट में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा। तो यानी कि अभी की जो दोनों साथियों के, वरिष्ठ पत्रकार साथियों की बात माने कि मीरापुर की सीट
इसको अगर हम एग्जिट पोल की तरह मान लें कि वो आरएलडी की तरफ जाती दिखाई हाँ, दे अब रही है। देखिए मैं रोकना चाहूंगा आपको और दर्शकों से भी मेरी अपील ये है कि देखिए हम लोग जब काम करते हैं ग्राउंड पे जाके तो हमारे लिमिटेशंस हैं। 112-17 गांव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, हम 70-80 गांवों में गए हैं। एक गांव की पॉपुलेशन एवरेज 4-6 हजार से लेकर 10-12 हजार तक होती है। उसमें से एक छोटा सैंपल साइज हम चुनते हैं, एक गांव के 50-60-100 लोगों से बात करते हैं, तो उसी आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। आज इस वक्त में खड़े होके तो हमको वही बोलना चाहिए कि जो हमने ऑब्जर्व किया 20 दिन के भीतर जी, जी। और जो आज हो गया फाइनली जी। 19 दिन का जो हमारा ऑब्जर्वेशन था उसमें से बहुत कुछ आज ऐसा हो गया जो 19 दिन में नहीं हो रहा था। तो आज चीजें बदल गई हैं एकदम। तो आज इस बात के कोई मायने नहीं है कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं, हम दिल से किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, उस हिसाब से मानते रहे कि नहीं फलाई जीत रहा है। जैसे हम बहुत सारे दलितों ने मुझे आज ये कहा, जब हम बैठ के बात कर रहे थे दलितों के बीच में, एक मंदिर में बैठे हुए ताश खेल रहे थे, वो हमने पूछा कि बहन जी या भाई जी, चंद्रशेखर को भाई जी कहते हैं वो, उन्होंने कहा भाई जी। 2-3 लोगों ने कहा, जो बुजुर्ग थे, बहन जी। करीब 15-20 लोग बैठे हुए थे वहां, उनमें से 2-3 लोगों ने कहा बहन जी। फिर मैंने कहा कि जीत कौन रहा है, उन्होंने कहा मिथिलेश पाल। हमने कहा ये क्या बात हुई, आप वोट दे रहे हैं चंद्रशेखर को, भाई जी को, और कह रहे हैं जीत रही है मिथिलेश पाल। उन्होंने कहा जी 2 बड़े सेगमेंट ऐसे हैं केवल जो आरएलडी की मिथिलेश पाल के एंटी जा रहे हैं, दलित और मुसलमान। बोले बाकी सब तो मिथिलेश के साथ है, और ये बड़ा नंबर बैठता है। और उन्होंने कहा कि दलित और मुसलमान भी एक जगह नहीं है। अगर बाई चांस दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन बन गया होता इस सीट पे, अगर मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट के ऊपर भरोसा जता दिया होता, या दलितों ने यह भरोसा जता दिया होता कि हमको सिंबुल राणा के साथ, काली राणा की बहू के साथ खड़े हो जाना है, तो नतीजे कुछ और हो जाते। और एक जरा सा मैं और कहना चाहूंगा इसमें कि दलितों का तो यह भरोसा इसलिए नहीं टिक सकता था उनके पास, चूंकि दलितों के बीच संविधान का और आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन उनके भीतर एक बड़ी छटपटाहट ये है कि जब से बीएसपी की लीडरशिप खत्म हुई है, वो पीछे गई हैं, उनके कैंडिडेट्स जीत के नहीं आ रहे हैं, तो उनको लग रहा हमारा बहुजन कॉम्बिनेशन टूट गया है, बहन जी के पास अब ये नहीं बचा। और ये बहुजन कॉम्बिनेशन चंद्रशेखर बना पा रहे हैं, नगीना में टेस्ट हो गया ये, तो उनको लगता है कि अपनी लीडरशिप खड़ी करो। इसमें एक्चुअली शर्मा जी मैं आपसे पूछूंगा कि तमाम चर्चा मिथिलेश पाल जीते रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को लेकर मैंने बहुत चर्चा की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले जो हम शुरू में आप लोगों ने ही बताया था कि एक चर्चा हम लोगों ने की थी कि आजाद समाज पार्टी संभवतः दूसरे नंबर पर आ सकती है मुख्य लड़ाई में। अभी जो राणा जी ने जिसको जिक्र किया, मैं थोड़ा विस्तार से अब कि सुम्बुल राणा, बीच में ही बातें आई कि थोड़ा धीमा चुनाव चल रहा है, हल्का चुनाव चल रहा है, कादिर राणा उतने अग्रेसिव एक्टिव नहीं दिखते हैं, हालांकि उनकी बहू है तो परिवार का मामला। फिर आज जो राणा जी ने कहा वही मसला है, या सपा का जो अपना आधार वोट बैंक है, अखिलेश यादव का चेहरा, उन्होंने प्रचार किया आखिरी दिन आके, ये भी वजह देखिए सर कि सुम्बुल, आपको लगता है कि संभवतः सुम्बुल दूसरे नंबर, राणा जी के हिसाब से आपने तो टाई करा दिया जी जी कि आपने कहा कि दोनों दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई कभी कहीं नहीं जा सकते, आपने ही बोला, या आप इसमें बदलेंगे कुछ? हाँ नहीं, मैंने कहा कि पहले नंबर पे तो मिथिलेश ही है, मिथिलेश पाल है, और दूसरे नंबर पे नहीं, बड़ा वोट बैंक तो सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगा। अभी मैं इसलिए बताऊंगा कि पहले मैं आपको बता दूं कि वो किस लिए होगा। आप ये देखिए कि आज से 10 दिन पहले सुम्बुल राणा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। इस बीच में कैराना की सांसद इकरा हसन मीरापुर में आती हैं और 3 दिन में लगभग 30 गांव वो कवर करती हैं, और वहाँ जिस तरह का उनका मतलब लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, और जिस तरह प्रचार प्रसार बढ़ा, मैं कह रहा हूँ कि उनकी रैली में एक एक गांव में 4-4, 5-5 हजार लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़े। तो एकदम 3 दिन में एकदम परसेप्शन चेंज हो गया। उससे पहले चंद्रशेखर आजाद जिस तरह चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लग रहा था कि यहाँ चुनाव आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के बीच होगा, क्योंकि चंद्रशेखर मतलब नो डाउट इसमें उन्होंने जिस तरह जिस रणनीति के साथ इस बार प्रचार प्रसार किया। आप बताइए कि बसपा के यहाँ शाहनवाज जब चुनाव लड़ते हैं और बसपा के कोई भी बड़े लीडर वहाँ नहीं पहुँचते हैं। इस बीच में आज हम लोग थे एक जगह, तो लोग बात भी कर रहे थे, लोग कह रहे कि भाई वो जो बुजुर्ग लोग थे उनसे बात की कि आपने किसको वोट दिया है, बोले वोट तो हम बहन जी को देते थे, लेकिन अब देना इसलिए पड़ा कि सुख दुख में तो हमारे वही साथ आ रहा है। इसमें एक अभी आपने इकरा का नाम लिया बीच में, शर्मा जी आपको टूंगा, मुझे राणा जी ने थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ा रोचक है ये कि एक तरफ तो हम अभी बात कर रहे थे परंपराओं की, उन सब की,
दोनों तरफ की बात है। अखिलेश यादव ने बुर्के को लेकर जिक्र किया कि बुर्का उठा के जांच नहीं होनी चाहिए। महिला शक्ति की हम बात करें कि सुम्बुल राणा कैंडिडेट है, इकरा हसन उनकी स्टार प्रचारक है। एक महिला प्रचारक का जिक्र राणा जी ने अभी किया था, वो कादिर राणा की बेटी है। मैंने इससे पहले उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना ही था। तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है तीन महिलाओं का, इसने इस चुनाव को और उनके बारे में थोड़ा सा राणा जी आप ब्रीफ करिएगा कि कादिर राणा की बेटी कौन है और किस तरह से उन्होंने एग्रेसिव प्रचार किया कि उसने भी सपा को जो है थोड़ा सा ऊपर उठने में मदद की। पहले तो लोग इसलिए जानते नहीं थे कादिर राणा की बेटी को, हालांकि वो लखनऊ से एमबीबीएस किया है, क्वालिफाइड लड़की है, कोई जानता नहीं था। ये कहते थे कि एक सवाल जरूर उठा था कि सुम्बुल राणा के साथ में एक लेडीज कौन है, वो चुप रहती है, मंच मंच शेयर करती है, मंच पे बैठती है। लेकिन एक दिन जब सुम्बुल राणा नहीं बोल पाई और वो बोली नहीं, वो इकरा हसन को आना था उस गाँव में और वो आ नहीं पाई। और तो जब लोग वहाँ गुस्से में हुए कि इकरा हसन क्यों नहीं है, तो तब उन्होंने मंच संभाला और जिस अंदाज में वो बोली इकरा की तरह, तो सब लोग जो 5 मिनट पहले गुस्से में थे, सब लोग तौबा तौबा करके वहीं लोग बैठ जाते हैं। और उसके बाद लगातार वो लड़की जो है चुनाव प्रचार करती है। अभी जब परसों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आते हैं तो मंच पर सबसे पहले वही बोलती है और पूर्व मुख्यमंत्री देखते हैं उसे। मुझे लग रहा कि उन्हें ऐसा भी कहीं लग रहा होगा राणा जी, चूंकि मेरा तो ये अपने व्यक्तिगत विचार है, उन्हें ये भी लग रहा होगा कि सुम्बुल राणा को टिकट ना देकर अगर इस लड़की को टिकट दिया जाता तो कुछ और इसके परिणाम होते। मैं खैर आज की बात करूंगा, ये जो आज चुनाव प्रचार है, देखो अभी तक नितिन जी, परसों तक, मैं 48 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, 48 घंटे तक ऐसा नहीं था बिल्कुल माहौल मीरापुर में कि चुनाव दो समुदाय के बीच होगा। और आज हम देख रहे हैं कि मैं इन गाँव की चर्चा करूंगा, ये गाँव, इन्हीं गाँवों ने वहाँ सब कुछ किया है। आप देखो कि अगर मैं ककरौली की बात करूं, मैं भोकारेड्डी की बात करूं, मैं सिकंदरपुर की बात करूं, अगर मैं मीरापुर की बात करूं और मैं कैथोडा की बात करूं, ये बड़े गांव हैं। इन गांवों में सुबह से चाहे AIMI के एजेंट हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद के एजेंट हो और चाहे सपा के एजेंट हो, वो बिल्कुल बहुत शिद्दत के साथ डट के खड़े हुए थे। और सुबह 10 बजे तक जिस तरह डाइवर्ट हुआ ना, सब लोग अपने अपने पक्ष में करते रहे। मुझे तो ये भी पता चला कि विवाद भी आपस में इसी वजह से हुआ कि तुम वहां जा रहे हो। लेकिन 10 बजे तक तो ये हाल था कि टोटल वोट बिखरा हुआ था। जिस तरह 48 घंटे पहले माहौल था, 10 बजे तक बिल्कुल वही माहौल मीरापुर में था। और जब मारपीट हुई उसके बाद फिर माहौल चेंज हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत वोट डल चुका था। शाम के समय हालांकि इस बीच में मतदान भी हुआ, कई गाँव में, 2-3 गाँव में पथराव भी हुआ, पुलिस का और लोगों के बीच में आमना सामना भी हुआ। और उसके बाद जो मतदान हुआ वो फिर मतदान एक तरफा हुआ, चाहे इस कम्युनिटी की बात करें चाहे उस कम्युनिटी की बात करें। और चूंकि जो दलित वोट था, दलित वोट तो राणा जी ने बताया भी है कि 19% है वहाँ और 70% एक तरफा गया, ऐसा ही हुआ। हालांकि पहले से माहौल बन भी रहा था वहाँ चंद्रशेखर आजाद का, और जिस तरह चुनाव प्रचार किया, वो जिस तरह बोलते हैं, तमाम वो धर्म की बात नहीं करते, वो तमाम मुद्दों को उठाते हैं, वो हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें सम अप पे आना चाहिए इसको। राणा जी, चूंकि हम अब सम अप करने की तरफ चलते हैं, मीरापुर की सीट के साथ साथ चूंकि दर्शक हम जहाँ मेरठ में बैठे हैं इसके आसपास गाजियाबाद हमारे बराबर में, खैर की सीट भी दूर नहीं है और कुंदर की भी। तो अगर हम बिल्कुल क्विकली आपसे पूछे कि इन 4 सीटों के हल क्या रहेंगे, और दर्शक इसको ऑब्वियस 23 तारीख के बाद मिलान भी करेंगे क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर हैं लगातार, मीरापुर में ग्राउंड पर हैं, पर चूंकि आसपास की जानकारी भी रखते हैं, तो क्या सीन हो सकता है? मुझे लगता है कि मीरापुर में आरएलडी बहुत कंफर्ट जोन में है, गाजियाबाद में बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में है, खैर में बीजेपी कंफर्ट जोन में है, और कुंदर की ऐसी सीट है जो 2012 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के बाद है और लास्ट पार्टी के पास है, और लास्ट टाइम 93 के बाद बीजेपी यहाँ नहीं जीती। और आज जितना वोटिंग परसेंटेज वहाँ हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को खुशखबरी दे सकती है। तो इन 4 सीटों में मुझे लगता है 3-1 का रेशो रहने वाला है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास और 3 जो है बीजेपी आरएलडी कोalition के पास। जी शर्मा जी, आप। सर मीरापुर तो आरएलडी के पास जाने की प्रबल संभावना है। और कुंदरकी में जैसे राणा जी ने कहा, वहाँ सपा को हम एक देते हैं, गाजियाबाद में बीजेपी को एज है। लेकिन खैर में एक मामला है, खैर में जो चारों कैन का फार्मूला है, वो कहीं ना कहीं वो जो है, हमें लगता है कि वहाँ कुछ हो सकता है, मतलब आपके माने तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। खैर में कड़ा मुकाबला हो सकता है। चुनाव की जब मतगणना होगी
23 तारीख को शाम को हम फिर अपने दोनों वरिष्ठ साथियों के साथ बैठेंगे और दर्शकों से चाहेंगे भी कि ये विश्लेषण आकलन जो हमने किया इसको देखे भी कि कितना बेहतर रहा। पर चूंकि दोनों पत्रकार साथी लगातार जमीन पे रहे, रोज ये लोग जाते रहे, इनसे बात होती रही है। राणा जी ने हालांकि पहले एक्सक्यूज किया कि कोई एजेंसी नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो निजी तौर पे गाँव घूम के लोगों से जो जाना, जो पहचाना, वो अब तक बता दिया। अमरोहा.com से मैं नितिन यादव, मतगणना के दिन फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।